सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल स्पेशल के साथ मैं हूं हसन अयूब और मेरे साथ रिजवान रजी साहब मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, मेरे सीनियर हैं, इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आज काफ़ी खुश हैं। तो पहली बात तो रजी दादा ये बताएं कि आप आज खुश क्यों हैं? देखिए, बात ये है कि मैं, आपको पता है कि बानी पीटीआई से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज एक फैसला आया है जी। उन्होंने अपने खिलाफ जो दुश्मनी कर रखी थी कि वो अपने खिलाफ लीगल ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीजर नहीं होने देते थे जी। ये जो मुकदमा आया है जी। इसकी भी पूरी की पूरी समाअत 2 मरतबा हुई है। जिस मुकदमे का फैसला आया है जी, 0 से लेके आखिर तक जी, वो नहीं चलने, अब चल पड़ा ना। हाँ, 35 एडजमेंट्स लिए उन्होंने इस केस के अंदर। मैंने कहा फैसला आ गया ना, आ गया। अब इस फैसले के खिलाफ वो अपील में जाएंगे। जी। फिर अगर वो फैसला भी उनके हक में नहीं आया, फिर उसके खिलाफ फिर अपील में जी, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी रिहाई का अमल शुरू हो गया ना। अच्छा जी। इससे पहले उन्होंने अपनी रिहाई का अमल रोक रखा था जी। ठीक अब है। वो शुरू हो गया। तो मुझे खुशी इस अमर की है कि कानून की बालादस्ती मान ली आखिरकार बानी पीटीआई ने, और उन्होंने उस प्रोसेस को आगे चलने दिया। अच्छा, इस केस के हवाले से जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें की जाती हैं। पहले तो मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ और मैंने एक चैलेंज आज आप अदालत में भी थे। जी, मैं अदालत में था, मैंने ट्वीट भी किया है। ये कहते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, क्योंकि वो उसको प्रमोट कर रहे थे, इस वजह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको और बुशरा बेगम को। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ, अलकादर का जो ट्रस्ट है उसकी 2 ट्रस्ट डीड्स हैं। उन दोनों ट्रस्ट डीड्स के अंदर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। एजुकेशन का जिक्र है, इस्लामिक एजुकेशन का जिक्र है, उसमें कंप्यूटर साइंस एजुकेशन रूहानियत का जिक्र नहीं है, उसमें जी कोई जिक्र नहीं है। रूहानियत का कोई जिक्र नहीं है जी इसमें। अच्छा, इसके अलावा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बात तो जो ये कह रहे हैं वो बेसिकली मेन स्पेसिफिक बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जी जितना भी मुकदमा चला, इस पूरे के पूरे मुकदमे के दौरान कभी भी इमरान खान साहब या उनकी वकला या उनकी टीम ने पूरे ट्रायल के दौरान, इवन के 342 के बयान के अंदर भी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया। अगली बात चलें। इसके अलावा जो अलकादर का जो यूनिवर्सिटी का जो चार्टर है, उस चार्टर के अंदर भी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी भी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन तमाम बातों को अगर आप सम अप करें तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक टच है, और पीटीआई जो आपको पता है मशहूर है इस्लामिक टच के हवाले से। तो इस सारी बात को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? यानी आप देखिए कि पूरे अमल के अंदर जो कानूनी अमल था, जहां पे अदालत में आपको ये बात क्लेम करना थी कि जनाब हम ये कुछ वहां पे करवाने जा रहे हैं, वहां पे आपने सीरत का या रूहानियत का कोई जिक्र नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शिफा यूसुफजई साहिबा ने इमरान खान साहब के साहबजादे को एक ऐसी यूनिवर्सिटी से बीएस करवा दिया था इस्लामिक स्टडी में, जहां पे इस्लामिक स्टडी का सब्जेक्ट ऑफर ही नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है। शिफा मेरी पुरानी कुलीग है, मेरी भी इस पर वेल कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ जी, बड़ी मजे की बात। ये केस क्या है? अब देखिए, मैंने जजमेंट पढ़ी है। जजमेंट पढ़ने के बाद तो मेरे ख्याल के मुताबिक माफी शाफी कोई नहीं मिलनी इसमें, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा सलमान सफदर साहब के लिए। मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, मैंने जब ये एक प्रोग्राम में बैठ के जब इसकी समाअत पहली दफा मुलतवी हुई तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हाल ही दिनों में जो रिटायर हुए हैं, वो जिस तरह आपकी कुछ दोस्तियां हैं मेरी भी हैं जी, तो मेरी भी उनके साथ दोस्ती थी। तो एक दिन उनके यहाँ बैठे हुए थे तो मैंने उन्हें कहा कि जजमेंट्स नॉर्मली डिले क्यों होती हैं, वैसे मैं जनरल प्रोसीजर पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, जज ने अगर रिहा करना हो तो वो तो एक लाइन की मार होती है ना जी, रिलीफ देना हो जी। जज ने जब कॉन्विक्ट करना होता है ना, तो सर फिर वो लॉ जी, प्रोसीजर्स जी एंड कन्विक्शन तीनों को आपस में बुनता है। लेकिन जोल होता है जी, हमारे जो कोर्ट्स के जितने भी फैसले थे, जैसे
जो आप देखिए जो जज बशीर साहब थे उनके फैसलों में बड़ा झोल होता था, लेकिन हमारे मलक कयूम साहब उससे पहले रहे जी जी वो झोल खुद छोड़ा करते, जी खुद छोड़ते थे ताकि फायदा दिया जा सके, ताकि आप अपील में अच्छा, जाके फायदा ले सकें। कुछ चीजें ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अवाम को नहीं पता, आपको बताने चाहिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एक तो अलकादिर की जो ये लैंड है 458 कनाल, ये अराजी जो है ये अलकादिर से पहले ही मलक रियाज साहब ने जुल्फी बुखारी साहब के नाम ट्रांसफर कर ये आपके इल्म में है ये बात? जी बिल्कुल है। उसके बाद ये पहला ट्रस्ट बनता है। पहला ट्रस्ट जब बनता है तो पहले ट्रस्ट के अंदर बाबर रवान साहब भी हैं, जुल्फी बुखारी साहब भी हैं और बुशरा बेगम हैं, और ट्रस्टी इसकी जो हैं वो फरद शहजादी हैं, पता है आपको? अच्छा, फिर दूसरा ट्रस्ट बनता है। अच्छा, पहले ट्रस्ट का जो एड्रेस था वो रजिस्टर किया था F8 के पते के ऊपर, जो कि बुशरा बीबी का नहीं, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक बाबर रवान साहब की रेजिडेंस बनती है ये, क्योंकि जुल्फी बुखारी भी आई बिलीव F8 में नहीं रहते थे। फिर जो दूसरा ट्रस्ट है वो उसका एड्रेस चेंज कर देते हैं, F8 से बनीगाला चला जाता है। अच्छा, और ट्रस्टी का नंबर भी कम कर देते हैं जी, वो उसके जो पॉइंट्स हैं ट्रस्टी का नंबर भी कम कर देते हैं। अब इसमें ट्रस्टी बन गई जी बेसिकली बुशरा बेगम, वो चेयरमैन बन जाते हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद न्याजी, जो कि इलीगल है, वो ये कर नहीं सकते थे, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है, इसमें होता ये है कि जो इस केस के अंदर ये अराजी तो उधर आ गई, अब फरद शहजादी के नाम जो है वो 200 कनाल अराजी मोड़ा नूर में, जो कि इमरान खान साहब का घर जहां पर जिस मौजे के अंदर है उसके पास ही 200 कनाल 6 मरले अराजी फरद शहजादी के नाम पर ट्रांसफर करते हैं जी। अच्छा, ये उन 458 से अलग है जी, वो अलग है, वो अलग है, और ये राजी आती है इसी में, ये मेगा करप्शन केस, ये तो बहुत कमर्शियल वैल्यू जी जी, वो तो खंडर है ना बकौल उनके। तो ये जगह जो है ये तो मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस की ये प्रॉपर्टी बनती है जी, लैंड बनती है। अब अगली बात सुने जी, इसमें मामला यहाँ रुकता नहीं है। फरज शहजादी जो कि पहली ट्रस्टी हैं अलकादिर की, अब एब्सकॉन्डर हैं, उनका मामला इस केस में अलग कर दिया, उनके बगैर ट्रायल आगे बढ़ा है। सिर्फ 2 लोगों का ट्रायल चला है, वो ये है शहजाद अकबर, इससे एब्सकॉन्डर हो गया। अब मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान इसी केस को बुनियाद बनाकर उनकी पाकिस्तान वापसी के हवाले से कुछ न कुछ कोशिश कर सकती है, रिपेट्रिएशन की कोशिश कर सकती है, सक्सेसफुल होती है नहीं होती, लेकिन एक एफर्ट हो सकती है। अगली बात सर सुने, सर इंपॉर्टेंट बात जो है, जो फेडरल कैबिनेट है, ये जो मेरे से 12/3 डेट बनती है जिस पर ये अप्रूवल देती है कि ये जो पैसा है एनसीए ने जो पैसा फ्रीज किया हुआ है, इसको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करना है, जो कि सील्ड एनवेलप के तौर के ऊपर वो उन्होंने जो अप्रूवल ली है जी। ठीक है, खबर इसमें ये है कि 90% पैसा एनसीए का पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुका था, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद टोटल 10% आया। यानी ये आपने निकाह बाद में पढ़ाया है जी, निकाह बाद में पढ़ाया है, निकाह बाद में पढ़ाई जी। और मजे की बात यह है, जब निकाह पढ़ाया है तो उसका इतलाक माजी से नहीं किया, और उसकी एंडोर्समेंट भी नहीं की हुई आपने। ये तो छुपाने के लिए, ये छुपाने के लिए ना, अब उसको या बेवकूफ़ी कर गए या हमाकत कर गए, या ये शहजाद अकबर ने इमरान खान साहब को जो है वो बेवकूफ़ बनाया, जो कुछ भी किया, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। अच्छा, ये जो पैसे आ गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, अब एक तरफ ये मौकफ ये लेते हैं जी, कहते हैं जी कि ये शहजाद अकबर पैसा था मलिक रियाज का, और पैसे जो हैं वो मलिक रियाज और एनसीए का डिस्प्यूट था, और पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहे थे तो पाकिस्तान के अकाउंट में आ गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कहा पैसे आए तो पाकिस्तान के अकाउंट में ना, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अकाउंट है। तो बात यह है कि अगर ये मामला मलिक रियाज साहब के दरमियान और एनसीए के दरमियान था, तो फिर एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह शहजाद अकबर वहां पर छोले लेने जा रहा था सरकारी खर्च के ऊपर, जो 20 चक्कर लगाए उसने, और वफाकी कमीना बंद लिफाफे में इसकी अप्रूवल क्यों दे रही है? ऑब्वियस सी बात है। अब ये रजी दादा ये बताएं कि ये जब चीजें कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, तो लॉजिकली आपके जहन में क्या बात आती है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, आज मैंने ऑपरेशनल पार्ट जो है वो आपके हमरा वहां पे सुना जी, और उसके बाद मैंने फैक्ट्स की जो रिकॉर्डिंग है ना इस केस के, पहले 15 से 20 सफ़े को स्क्रॉल डाउन किया जी, कोर्ट रिपोर्टिंग हम भी करते रहे हैं जी। सर फैक्ट बड़े अनडिनाइबल है जी। 28 करोड़ रुपए लिया, 28 करोड़ रुपए कैश लिया अकाउंट में। आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा बानी की जमानत देने के लिए या केस खत्म करने के लिए, इस कानून के तहत तो नहीं होता। बड़ी ठोकवी जजमेंट आई है, बहुत होता। ठीक है सर, जजमेंट में झोल नहीं है। हाँ, जजमेंट में अगर कहीं होगा तो वो कोई बहुत कमाल का वकील निकालेगा जी। हम जैसे जो जात के रिपोर्टर हैं, हमारी
एक आंख से तो मतलब एक नजर से तो हमें उसमें झोल नजर नहीं आता, बहुत मतलब जिसे कहता हूं कि स्ट्रांगली वीव्ड फैसला जी जी ठीक है, और बड़ी महारत से लिखा गया फैसला। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी थी, मैंने ये नोट की थी, इसमें अगर आप इजाजत दें तो मैं वो भी देख लूं। प्लीज प्लीज। अच्छा, अब इसमें ये कहते हैं कि कैबिनेट ने, ठीक है जी, जो रूल्स ऑफ बिजनेस को जो है वो किया, रिलैक्स किया। और बेसिकली आप ये देख लें कि रूल्स ऑफ बिजनेस प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो उनको रिलैक्स कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है अगर नेशनल इंटरेस्ट आ जाए। ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस भी है ना, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस है एंड मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। तो जो उन्होंने रूल्स को, यानी उन्होंने उसको जो रिलैक्स किया, उसमें एक तो ये था कि जो मंजूरी होनी थी 7 दिनों के अंदर, उस मंजूरी को उन्होंने नेक्स्ट डे ही अप्रूवल ले ली थी। हाँ, जो कि 7 दिन एजेंडे के में आने के बाद 7 दिन तक रहना चाहिए ताकि उसके ऊपर गौर हो सके, इनपुट दे सके। तो उसको तो उन्होंने वैसे हवा में उड़ा दिया। तो ये एक पॉइंट तो ये है कि 7 दिन से उसको एक दिन में नेक्स्ट डे अप्रूवल ले ली। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल इंटरेस्ट को तो छोड़ दिया, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट, एक बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को जो है वो वहां पर उसको उन्होंने वॉच किया। अब ये कहना है जी कि जो हमारा जो मिर्जा शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से मरवा दिया। इन्होंने मरवा इसलिए दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसमें वो कहते हैं कि रॉबिंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, एक मिसाल दी गई है। तो आप ये नहीं कर सकते थे, आपने सरकार के जो पैसे आने थे उसको आपने उठाकर वो डलवा दिए पैसे मलिक रियाज साहब की लाइबिलिटी के अंदर। ये ही चीज हजम नहीं हो सकती, ये चीज, क्योंकि स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 1 में आना था, ये ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में नहीं आया। आप अंदाजा करें कि अगर सियासी हुकूमत या कोई हुकूमत ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 से एक पैसा ले जाए जी विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, जी सर आर्टिकल 6 लगता है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने 192 मिलियन पाउंड जो कि आ रहा था उसको सबवर्ट करके एक प्राइवेट शख्स के फाइन में डाल दिए पैसे, और ये फरमा दिया कि असी जीत गए, मतलब हम तो जीत गए। ठीक है सर, ये काबिल हजम चीज है ही नहीं। मिर्जा शहजाद अकबर ने एनसीए के सामने क्या मंजन बेचा होगा? अब ये ऑब्वियस सी बात है, क्या कहा होगा? सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जब दिया होगा तो क्या कहा होगा? उसने कहा होगा कि जी मैं एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट का हमने अकाउंट रखा हुआ है जहां पर हम रीपोजेस्ड मनी जो है हम लैंड कराते हैं। इसीलिए कैबिनेट की अप्रूवल से पहले वो रीपोजेस्ड मनी उठाकर उन्होंने डलवा दी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। कैबिनेट की अप्रूवल लेटर ऑन आई है, एंड इट इज द अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मंजन बेचा होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर सुपरविजन है जी, हम तो नहीं लेंगे, कुछ ले रहे। ठीक है जी, और ये हम इसमें पैसे डालते हैं, आप इसमें डाल दीजिए। जब उसने सुप्रीम कोर्ट का मंजन बेचा होगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का मंजन जो है उसकी इज्जत होती है। एग्जैक्टली उसी तरह एक मैं बात कहता चलूं कि इस वक्त दुनिया में जो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है ना, मिलिट्री कोर्ट, वो इसको वहां पे मार्केट करती है मिलिट्री ट्रिब्यूनल के हम वजन में। अच्छा, दुनिया के अंदर मिलिट्री ट्रिब्यूनल और हैं, मिलिट्री कोर्ट्स और हैं जी। मिलिट्री ट्रिब्यूनल के अंदर वकील का हक नहीं होता जी, अपील का हक नहीं होता जी, ठीक है, और उसकी बड़ी लिमिटेड स्कोप, बहुत लिमिटेड है, बहुत स्कोप लिमिटेड है। ये जो जस्टिस हमूदुर रहमान ने 1975 में डिसीजन दिया था, और फिर 19 जो है मेरा ख्याल 98 में आके उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने थे, जिसके अंदर मिलिट्री ट्रायल को अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी माना कुलभूषण यादव के अंदर के जनाब कानून के तकाजे पूरे हुए हैं जी। हाँ, इसमें तो आप वकील भी कर सकते हैं, अपील भी करते हैं, आप अपनी गवाहियां भी ला करते हैं जी, बिल्कुल ठीक है ना सर, आप अपनी गवाहियां ला सकते हैं। आप उस जज के ऊपर जो ट्रिब्यूनल काउंसिल ऑफ योर ओन चॉइस है, हाँ काउंसिल ऑफ योर ओन चॉइस है, हाँ, उस जज के ऊपर भी इतराज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे राइट देने के बाद इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू
द नॉर्मल ट्रायल कोर्ट, जी, ठीक है, लेकिन ये उसे वो वाला ट्रिब्यूनल बना के दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने इनकी इस चीज को देखा तो मैंने कहा कि आप आज के आप आज आपके थ्रू किया होगा नहीं, आज आपके थ्रू ना मैं ये भी बात पॉइंट आउट कर दूं कि भाई ये वो वाले मिलिट्री ट्रिब्यूनल नहीं है। एग्जैक्टली। और देखें मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है ना वो भी मेरे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट एक साइड पर डिसाइड कर देगी, उम्मीद है जल्दी। और इस हवाले से जो हिजान है इसको खत्म होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल वाला और सुप्रीम कोर्ट देखिए मिलिट्री कोर्ट से तो अपने फैसले दे दिए ना। अभी तो मैं ये कहूंगा कि अगर कहती है कि सिविलियंस के ट्रायल का इख्तियार नहीं है, तो फिर कोई बकरी की माँ खैर नहीं मना सकती, क्योंकि ये फिर इंसादे दहशतगर्दी की लातों में ये दोबारा ट्रायल होगा। और वहां जो लोग रिलीज हो गए हैं वो तो डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, दे आर सेट फ्री। लेकिन जो फ्री नहीं है, जिनको सेंटेंस हो चुकी है, उनका तो फिर रीट्रायल होना ना। फिर उसी चीज से सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इन लोगों ने जुर्म नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ये तयन करेगी कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, इनका जो ट्रायल है वो इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में किया जाए। और मेरे ख्याल से हमारा जवान खड़ा है, वो बार बार मुझे वक्त का इशारा कर रहा है, वक्त मेरे ख्याल से गुजर चुका है और बड़ा मजा आ रहा है। बात तो भी शुरू ही हमने की है, तो ये खत्म होने का वक्त आ गया। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, तकलीफ देंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा के प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।